देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। हफ्ते के पहले दिन कल बाजार में रहा बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार, जहां सेंसेक्स और निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी में दिखी तेजी। उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार। अब बड़ा सवाल है कि आज क्या बाजार 8,500 के पार निकलकर टिक पाएगा? कहां होगा सपोर्ट और क्या हो रणनीति, बाय ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे हमने लिखा, ऊपरी लेवल्स पर लगातार मुनाफा वसूली का शिकार बाजार कल बना 8477 पर दिन की समाप्ति, और साथ ही सेंसेक्स अगर आपको याद हो लगभग 190 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हालांकि पूरा जो फ्लेवर था PSU बैंक्स में ही देखने को मिला, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे काउंटर्स हो या फिर छोटे मझौले काउंटर्स, इन सब में जमकर खरीदारी दिखी। मिड कैप काउंटर्स में भी हल्की बढ़त ही देखने को मिली, लेकिन हैवी वेट से जहां पर ऊपरी लेवल्स पर भारी भरकम मुनाफा वसूली नजर आई। आज के लिए संकेत क्या है? खासतौर से अमेरिका ने क्या रुख अपनाया है और एशिया में क्या कारोबार देखने को मिल रहा है इस समय? हमारे साथ है आशीष वर्मा, उन्हीं से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। अमेरिका से बेहतर संकेत है। ध्यान रखिए, अमेरिकन मार्केट्स में हफ्ते की एक बेहतर शुरुआत होती हुई 1/3 से 3/4% के आसपास की बढ़त थी। शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन उसके बाद दिन के हाईस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। क्लोजिंग बेहतर थी, लेकिन शुरुआत बेहद कमजोर। एक समय डाउ जब शुरुआत हुई तो 135-136 अंक के दबाव के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क के इंडस्ट्रियल आंकड़े सामने आए, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स जो थे न्यूयॉर्क के वो सामने आए, जिसमें जुलाई के मुकाबले अगस्त में बेहद कमजोर -15 की रीडिंग आई। यानी कि अप्रैल 2009 के बाद के सबसे कमजोर आंकड़े थे वो। बेहद कमजोर आंकड़े आने के बाद अमेरिकन मार्केट्स में एकदम से दबाव देखने को मिला, लेकिन इवेंचुअली वहां पे फिर एक डेटा आया होम बिल्डर्स का, वो बड़ा पॉजिटिव था। जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स हैं, उनके इंडेक्स में कुछ हाल देखने को मिला। इनफैक्ट नवंबर 2005 के बाद सबसे बेहतर रीडिंग, यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर रीडिंग वहां पे देखने को मिली, जिससे सेंटिमेंट्स में एक मार्क चेंज देखने को मिला और लोअर लेवल से इक्विटी मार्केट्स में एक तगड़ी बाइंग आई, और इसीलिए आपने देखा फाइनली दिन के हाईस पे जाके ये मार्केट्स क्लोज हुए। ध्यान रखें, कल फेड मिनट्स रिलीज होने वाले हैं, तो बाजार वो भी कीनली वॉच आउट कर रहा था। वो वेडनेसडे को रिलीज होने हैं। यूरोपियन मार्केट्स में मिलीजुली तस्वीर थी, मिलीजुली परफेक्टली। जर्मनी मार्केट्स ½ % नीचे, फ्रांस के मार्केट्स ½ % ऊपर कामकाज कर रहे थे। इन मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कच्चा तेल। ध्यान रखें, अब वो नाइमेक्स क्रूड तो $41 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सस्टेन्ड प्रेशर वहां पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो थर्ड बेल आउट है ग्रीस का, उसकी प्रोसीडिंग्स को बाजार कीनली वॉच कर रहा है। उस बीच हमने देखा ये मिला जुला कामकाज था। जर्मनी के मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि वो जो न्यूयॉर्क के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े आए, उसके जैसे ही वो आंकड़े रिलीज हुए, जर्मनी के मार्केट में प्रेशर आया, और उसके बाद ये मार्केट उन लेवल से उभर नहीं पाए। एशिया में लेकिन हम आज देख रहे हैं कंसोलिडेशन का दिन है। कई सारे मार्केट्स हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए, और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ हो सकती है। तो ये फिलहाल क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से, और अच्छी बात यह है कि 8500 के ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ लगभग 22.2 पर। इस संकेत को देख थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर अनिल कंपेयर टू यस्टरडे। हाँ, ये बात सही है कि लगातार 2 दिनों की अमेरिकी बाजारों की मजबूती थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, लेकिन 2 डेटा में देख रहा हूँ हर्षदा, जो शायद हमारे लिए ज्यादा अहम है। पहला तो क्रूड का, जो कि अब फिर से $49 के नीचे आया, तो क्रूड का लगातार $50 के नीचे रहना वो थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से हमारे लिए ठीक है। और दूसरा डेटा है युआन का, जो जहां पर धीरे धीरे फिर से कमजोरी होती दिख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऑफिशियली डिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, और चीन की सरकार, चीन का सेंट्रल बैंक तेजी से युआन के दाम को नीचे नहीं जाने दे रहा है। थोड़ा थोड़ा करके युआन के दाम नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक डेटा आपके लिए पॉजिटिव है और दूसरा डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पर आप ज्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन करेंसी मार्केट, जिसकी वजह से कल कुछ हद तक हमारे यहाँ करेक्शन देखने को मिला, रुपया फिर से ½ % कमजोर हुआ है। तो अगर युआन की कमजोरी बरकरार रहती है या फिर वहां का सेंट्रल बैंक धीरे धीरे युआन को नीचे जाने देता है, तो फिर हमारे यहाँ करेंसी मार्केट पर रिकवरी 65 के ऊपर आकर टिक पाना मुश्किल होगा। और अगर रुपया मजबूत नहीं होता है तो फिर कुछ समय के लिए भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा ट्रिगर करेंसी मार्केट से है, और ऐसे में आपके लिए अपसाइड बनाकर उस पर सस्टेन कर पाना या ऊपर के लेवल पर बने रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत ऐसे
इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत बदलाव वाले नहीं दिख रहे हैं, सुस्ती वाला माहौल ज्यादा है, शायद बड़े ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इंटरनली आप जाके देखेंगे तो डेफिनेटली करेंसी मार्केट पर अब भी आपको नजर रखनी होगी, जो कि दुनिया भर के बाजारों की भी होगी और हमारी अपनी करेंसी भी होगी। तो ग्लोबल मार्केट्स में वहीं से संकेत लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हाँ, 2 दिनों की तेजी और आज एशियाई बाजारों में जिस तरह से मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, उसको देखते हुए एसएक्स निफ्टी का रिएक्शन एकदम जायज और उस लिहाज से एक मजबूत शुरुआत होने की संभावना साफ तौर पर बनती है। लेकिन एफआईआई डेटा पर अगर ध्यान देकर भले ही ऊपरी लेवल्स पर हमने देखा मुनाफा वसूली देखने को मिली हो इंडेक्स में, लेकिन एफआईआई ने कैश में खरीदारी की है और साथ ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी लगभग 184-85 करोड़ की खरीदारी की। वायदे बाजार में एक्सपेक्टेड था थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होगी। नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे? 93 नंबर्स तो है नहीं अनिल। एक बात तो साफ दिख रहा है कि बाजार कमजोर होने के बावजूद भी कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े न डोमेस्टिक फंड के हैं और न ही एफआईआई के, और ये लगातार दूसरा दिन है जब दोनों ही तरह के फंड खरीदारी कर रहे हैं। तो फ्लोज के लिहाज से कमिटमेंट है और कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का या फिर इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स का पैसा बाजार में आता हुआ दिख रहा है और वो कैश मार्केट में आप लगते हुआ देख रहे हैं, तो वो एक आंकड़ा डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब जहां तक नेगेटिव आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वायदा कारोबार के आंकड़े उतने पॉजिटिव है नहीं। 600 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा, लेकिन ये आंकड़ा भी बेहद इंटरेस्टिंग है एफआईआई का। अगर आप 600 करोड़ की बिकवाली के आंकड़ों को तोड़कर देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको नजर आएगा निफ्टी में कल एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है और बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, यानी कि दोनों ही तरफ हुआ। और ये पिछले कुछ दिनों से हो रहा है कि पूरी तरह से एफआईआई का रुझान तेजी की तरफ जो बना है वो बैंक निफ्टी पर बना है और बैंक निफ्टी की खरीदारी के सामने वो निफ्टी बेचकर अपनी हेजिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी में कुछ हद तक अपनी तेजी की पोजीशन भी एफआईआई ने कम की है और कुछ फ्रेश शॉर्ट्स भी कल बनाए, वहीं बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए। तो इस लिहाज से हम लगातार यही कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से कि आपको बाजार के मूड और मोमेंटम के लिए निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी को देखना ज्यादा जरूरी होगा। तो यही आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। तो 600 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन ये और बड़ा हो सकता था। जिस तरह से कल 9:22-23 के बीच में आपने देखा किस तरह से 1 मिनट में निफ्टी ने 90-100 पॉइंट निकाल दिए, लेकिन उस 90-100 पॉइंट की बिकवाली के बावजूद अगर 600 करोड़ की ही बिकवाली का आंकड़ा आता है और जिसमें बैंक निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है। जिस तरह का बाजार था, 0.5% नीचे निफ्टी जाकर बंद हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है। ऑप्शंस का आंकड़ा बेहद इंटरेस्टिंग है, 550 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे गए एफआईआई की तरफ से, तो थोड़ी बहुत हेजिंग के लिहाज से पुट में एफआईआई ने खरीदारी की है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, बाजार के डायरेक्शन के लिए एफआईआई पूरी तरह से बैंक निफ्टी पर भरोसा कर रहे हैं और वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। तो ट्रेडर्स को परेशान तब होना है या फिर मंदी का मूड तब बनाना है जब बैंक निफ्टी अपनी मजबूती खो दे। तो जब तक बैंक निफ्टी मजबूती नहीं खोता तब तक शायद निफ्टी भले ही थोड़ा दबाव में रहे, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस करे, लेकिन कोई न कोई सेक्टर आकर उसे सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। ये डेटा में साफ दिख रहा है। बाजार के ट्रेडर्स क्या करेंगे आज? कंफ्यूज एक्चुअली है, क्योंकि हर एक दिन पोजीशन जिस तरह से बदल रही है, मुश्किल हो रहा है पढ़ना कि बाजार का डायरेक्शन कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी में जो वायदा कारोबार में आप देखिए कल 48,000 शेयर कम हुए हैं और 0.5% बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब ये साफ है कि जैसे जैसे बैंक निफ्टी 19,000 की तरफ बढ़ रहा है, जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते 3 दिनों तक 19,000 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा और वहां से करेक्शन हुआ और 18,850, 19,100 और 250 पॉइंट की रेंज ऐसी मानी जा रही थी जहां पर उसके ऊपर निकलना बैंक निफ्टी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो कल हमने उस रेंज का लोअर एंड छुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो फंसे हुए ट्रेडर्स है वो बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन कम कर रहे थे। तो कल इसी वजह से आपने 48,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए देखा बैंक निफ्टी में, जबकि बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर था, यानी कि तेजी की पोजीशंस वहां पर कम हुई है। अब आइए निफ्टी में 5 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए और निफ्टी 0.5% नीचे था। तो जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है वहां पर उन्होंने बैंक निफ्टी में भी अपनी पोजीशन कम की है। तो कॉन्फिडेंस तेजी करने वाले ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा है नहीं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अब आइए आप प्रीमियम देखिए, प्रीमियम घटकर रह गई 11 पॉइंट की। इसका मतलब साफ है कि प्रेशर अनवाइंडिंग का ही साफ तौर पर था। पुट कॉल रेशियो में जरूर कल कमी आई है, 5 बेसिस पॉइंट की 0.95 पर आया है, कंफर्टेबल जोन में, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आज के लिए अगर वायदा कारोबार के डेटा आप देखें, ऑप्शंस के डेटा खास तौर से देखें, तो एक लेवल आपके लिए अहमियत के तौर पर नजर आता है, वो है 8,500 का। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर 8,500 टूटता है तो फिर आपको लॉन्ग पोजीशन पर नहीं रहना चाहिए। और आपने देखा किस तरह से 8,500 के टूटते 70 पॉइंट की एकदम कमजोरी निफ्टी में बनती हुई दिखी। और आज के लिए भी 8,500 का लेवल ही अहम है, लेकिन आज के लिए 8,500 के ऊपर टिकना अहम है, बजाय कल की तरह कि 8,500 के नीचे रहना। और उसकी वजह यह कि कल के सेशन में देखिए 8,500 के कॉल्स में 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, वहीं 8,500 के पुट में 9 लाख शेयर कम हुए, यानी कि कुल मिलाकर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 14 लाख शेयरों में का बदलाव हुआ है। इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये कोशिश करेंगे कि निफ्टी 8,500 के ऊपर नीचे
नीचे रहे और तेजी करने वाले ट्रेडर्स चाहेंगे कि 8,500 के पार निकले तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखे। तो 8,500 के आसपास शुरुआती कारोबार में शायद बाजार वक्त बिताए और उसके बाद किस तरह की पोजीशन बनती है देखना होगा। तो तेजी या मंदी का मूड आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए रखना है तो 8,500 के ऊपर पॉजिटिव रहें और 8,500 के नीचे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की संकेत यहाँ पर मिलते हुए इस बीच मूडीज ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7% किया है। मूडीज ये जरूर कह रहा है कि भले ही कमोडिटी प्राइसेस में जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला है उसका फायदा भारत को मिलेगा, लेकिन एक चिंता की वजह यहाँ पर अब भी दिखाई दे रही है, वो है मॉनसून, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला है, तो वो एक कंसर्न अभी भी है। तो जीडीपी आउटलुक 7% पर इन्होंने घटाया, हालांकि 2016 के लिए वो 7.5% की ग्रोथ इंटैक्ट रख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इन तमाम क्यूज के बीच हमारे साथ होंगे ढेर सारे मेहमान। कॉफी क्षेत्र में विदेशी निवेश का दरवाजा खुलने से कितना फायदा मिलेगा, 8:30 पर हमारे साथ होंगे कॉफी बोर्ड के मेंबर और सीसीएल प्रोडक्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सी राजेंद्र प्रसाद। 8:40 पर मौसम विभाग के डायरेक्टर डीएसपाई से ही चेक लेंगे और इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग ये मूडीज की भी रिपोर्ट आ गई है, और साथ ही साथ समझेंगे यहां से कितनी खराब स्थिति दिख रही है या फिर कितना डेफिसिट है। और इसके अलावा 9:30 पर हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज पंकज मुरारका। जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो बड़ा पैसा आता दिख रहा है कहां लगा रहे हैं वो ये पैसा, और साथ ही बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करेंगे बाजार के एक और जाने माने दिग्गज निपुण मेहता से 9:40 पर। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन क्यूज के बीच, अनिल से ही समझते हैं। अनिल बताइए, कंसिडरिंग कल हमने देखा हर स्पाइक पर लोगों ने मुनाफा वसूली की है, आज के हर गिरावट पर खरीदारी का कॉन्फिडेंस लौटेगा? बाजार रेंज बाउंड रहेगा और ऐसे में मुझे लगता है कि बाजार को कॉन्ट्रा ट्रेड करना ज्यादा सही है। कल आपने देखा हम सोच भी रहे थे कि शायद बाजार ऊपर खुलेगा, ऊपर खुला भी, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव बास्केट सेलिंग आती दिखी एफआईएस की तरफ से 100 पॉइंट तुरंत गिर जाना, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी करके 8,500 तक आने की कोशिश करना, तो ऐसे में आप ट्रेंड के साथ रहकर पैसा नहीं बना सकते। लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बहुत मुश्किल काम है, उतना आसान होता नहीं कि बाजार की मूड और डायरेक्शन के विपरीत आप ट्रेड करें। तो ऐसे में लेवल्स काफी अहम हो जाते हैं और मेरा ये मानना है कि लोअर साइड पर 8,425 ये पहला लेवल है जिस पर मेरी नजर है, और जब तक 8,425 न टूटे तब तक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और वो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8,425 टूटने के बाद आपके लिए नीचे की रिस्क खुलती हुई नजर आती है। अपसाइड का जहां तक सवाल है 8,525 ये पहला लेवल है जहां पर बाजार 8,500 8,525 ये 25 पॉइंट की रेंज है जहां बाजार पहले अटकता हुआ दिख सकता है। उसके पार निकले तो फिर शायद आपको बाजार 8,600 तक की एक तेजी दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। तो कंजेशन जोन या रेजिस्टेंस जोन जिसे आप कहते हैं वो 8,500 से लेकर 8,525 का होगा, और 8,500 आज आपके लिए डिसिसिव बाजार के लिए ऊपर या नीचे जाने के लिए एक वो लक्ष्मण रेखा की तरह है जहां पर आपको नजर रखनी है। उसके ऊपर जाने पर आप तेजी का मूड बनाकर रखें और नीचे आप थोड़ा सा कोशिश रहें। भले ही बाजार मजबूती के साथ खुले, हरे निशान के साथ आपको दिखे, लेकिन 8,500 के ऊपर टिकना बाजार के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी बात, रुपए पर नजर रखनी बेहद जरूरी है। कल भले हम ये कहें कि एफआईएस की तरफ से या बास्केट सेलिंग जो होती हुई दिखी उसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है, लेकिन आप देखिए रुपए में 0.5% की कमजोरी हुई, तो करेंसी मार्केट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अगर रुपए में आपको रिकवरी आती दिखती है तो फिर बाजार की रिकवरी या मजबूती और बढ़ती हुई दिख सकती है। अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर्स लगभग आपके लिए न्यूट्रल्स या मामूली पॉजिटिव साइड पर हैं। ग्लोबल मार्केट से देख लें, दूसरे देख लें, तो इन लेवल्स पर लोअर साइड पर 8,425, डिसिसिव पॉइंट 8,500, 8,525 के पार निकलने के बाद 8,600 ये लेवल्स है जिसके लिए आज आपको ट्रेड करना है। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे आज की टॉप 10 स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब फोकस करेंगे उन टॉप 10 स्टॉक्स पर जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की नियति, सोनम, पूजा और वरुण। शुरुआत नियति आपसे। सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस पे। आज बीएनपी पारिवार की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज ने इसको अपग्रेड किया है। यहाँ पर इन्वेस्टर मीटिंग के बाद सीएफओ के साथ मेंटेन करें अपना बाय का कॉल। टारगेट प्राइस 1,200 से बढ़ा के 1,320 रुपए तक का कर दिया है। Q1 के जो तिमाही नतीजे उसके बीट के बाद INR का जो कमजोर रुपया है उसके बाद और मीटिंग टेकअवेज के बाद यहाँ पर अपना FY 16-18 का डॉलर रेवेन्यू अनुमान 2% के आसपास बढ़ा रहे हैं और FY 16-18 का EPS अनुमान भी इन्होंने 0 to 4% के आसपास बढ़ा दिया है।
सिप्ला रडार पे रखिएगा क्योंकि यूसीबी बेल्जियम ड्रग मेकर जो है इनके स्पेशलिस्ट जेनरिक ड्रग कारोबार क्रेमर्स अर्बन फार्मास्यूटिकल को खरीदने की दौड़ में सिप्ला एक लौती भारतीय कंपनी है जो सामने आई है। ये डील लगभग 130 करोड़ डॉलर की हो सकती है। लुपिन और टॉरेंट फार्मा भी पहले इंटरेस्टेड थे लेकिन फिर उन्होंने बिड नहीं किया या फिर बैकआउट कर दिया। देखना होगा कि सिप्ला एक सिंगल बिड में इतना बड़ा अमाउंट शेल आउट करने के लिए तैयार होती है कि नहीं। सन टीवी का शेयर आपने रडार पे रखेगा। सन टीवी की दिक्कतें बिल्कुल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरह से इनको एफएम ऑक्शन करने की मंजूरी दी गई थी बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, अब सरकार इसको चैलेंज करेगी। ये दोनों ही हाई कोर्ट के डिसीजंस को सरकार चैलेंज करती हुई नजर आएगी। सन टीवी के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। अपने चुनिंदा डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ब्याज दरों में बैंक ने 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की जो कि 21 अगस्त से लागू होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M फोकस में रहेगा जहां पर कंपनी को शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सिक्योरिटीज जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। माना जा रहा है कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल अपने केपेक्स के लिए, अपने शॉर्ट से लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है उसके लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राइम गोल्ड नाम की एक प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर साइन कर लिया और इस जॉइंट वेंचर के तहत दरअसल ये लोग मध्य प्रदेश में 1 लाख टन का एक यूनिट सेटअप करेंगे। टीएमटी स्टील का ये यूनिट सेटअप किया जाएगा जिसमें प्राइम गोल्ड की करीब 74% की हिस्सेदारी रहेगी और सेल की 26% की हिस्सेदारी होगी। वेदांता के स्टॉक में आज नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से एल्यूमिनियम की प्राइसेस लगातार गिर रही हैं, पहला टोल इनको लेना पड़ा है। इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उससे नीचे गिर गई है। जिस तरह से एल्यूमिनियम की प्राइसेस इन्होंने सस्पेंड कर दी है अपनी छत्तीसगढ़ की कोरबा फैसिलिटी में जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है और ये अनश्योर है कि किस तरह से ये आगे जो लांजीगंज उड़ीसा में जो उनकी फैसिलिटी है उसमें भी प्रोडक्शन ये कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। दोनों ही फैसिलिटीज की जो कैपेसिटी है वो 1 मिलियन टन के आसपास है। 500 लोग इनके यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे एक हिट आता हुआ दिख सकता है। इनकी जो नौकरियां हैं वो यहाँ पे खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइन के काउंटर पर नजर रखें क्योंकि इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक थी और बोर्ड ने एफआईआई लिमिट को 49% तक लेके जाने की मंजूरी दे दी है। आयशर मोटर्स को काउंटर फोकस में रहेगा चाहते नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को केटर करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने यूएस में एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडी सेटअप कर दी है। ये इंडिया के बाहर पहली सब्सिडी है आयशर मोटर्स की जहां पर रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका में मोटरसाइकिल 15 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए हो रहा है। अब अगले 18 महीने में कंपनी काफी सारे ऐसे स्टोर्स लॉन्च करती हुई दिखाई देगी यूएस मार्केट के अहम एरियाज में अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए। गुजरात पीपावाव यहाँ पर एक फंड एक्शन देखने को मिला है। क्रेडिट स्विस की तरफ से यहाँ पर बिकवाली हुई है। क्रेडिट स्विस ने 66 लाख शेयर्स 197 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। वहीं कोटक महिंद्रा ने कंपनी के करीब 65 लाख शेयर्स 197 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। ओके, ये सारे स्टॉक से जो आज खबरों के दम पर दिखेंगे एक्शन में, इनके लिए हम तैयार करेंगे आपकी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ देर बाद। लेकिन बता दें आपको कि सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तमाम सेक्टर्स में विदेशी निवेश का रास्ता खोलने के बाद अब सरकार रबर और कॉफी सेक्टर में भी विदेशी निवेश का रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए हमारे साथ है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण बताएं, क्या अब रबर और कॉफी में भी विदेशी निवेश आने की तैयारी? जी बिल्कुल, सरकार को ऐसा लगता है कि रबर और कॉफी के प्रोडक्शन को लेकर के प्लांटेशन की बात हो या फिर प्रोसेसिंग की बात हो, इनमें अगर विदेशी निवेश का रास्ता खोला जाता है तो काफी ज्यादा संख्या में विदेशी निवेश भी आएंगे और साथ ही साथ इस सेक्टर को काफी बढ़ावा भी मिलेगा। और शायद यही वजह है कि इन सब के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP, उसने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि रबर और कॉफी में 100% विदेशी निवेश का रास्ता खोला जाए। 100% विदेशी निवेश का रास्ता खोलने का मतलब ये होगा कि अगर कोई कंपनी रबर का प्लांटेशन करना चाहती है, उसके लिए जमीन खोलना अधिग्रहण करना चाहती है, तो उस कंपनी में 100% FDI की छूट होगी। इसी तरह कोई कंपनी अगर कॉफी के प्लांटेशन के लिए जमीन खरीदना चाहती है, प्लांटेशन करना चाहती है, तो उस कंपनी में भी 100% FDI की छूट होगी। इतना ही नहीं, प्लांटेशन तक ही मामला सीमित नहीं रहने वाला है। दरअसल प्रस्ताव ये कहता है कि अगर प्लांटेशन से आगे बढ़कर कोई कंपनी उसकी प्रोसेसिंग में भाग लेना चाहती है, प्रोसेसिंग का कारोबार करना चाहती है,
तो उसके लिए चाहे रबर हो या कॉफी, उसमें भी 100% तक विदेशी निवेश का रास्ता खोला जाए, ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय के पास भेजा गया है कि इस पर उनकी राय दे। उनकी राय आने के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही रबर और कॉफी में 100% विदेशी निवेश का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल सिर्फ 30 सेक्टर में विदेशी निवेश का रास्ता खोला गया है। दरअसल इससे सरकार को जो उम्मीद है वो उम्मीद यह है कि रबर का जो हम लगातार इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। अब अभी अगर 2014-15 की बात करें तो 4,42,000 टन रबर का हमने इंपोर्ट किया है, जबकि इससे पहले 3,60,000 टन रबर का इंपोर्ट किया था। यानी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, घरेलू बाजार में रबर का उत्पादन बढ़ेगा और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह कॉफी को लेकर भी सरकार को उम्मीद है कि उसमें विदेशी निवेश आता है, इस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो कॉफी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और अंततः सरकार का फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। कितना फायदा वाकई में इन कंपनियों के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ होंगे CCL प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर 8:30 पर CNBC आवाज पर। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारे साथ हमारे कुछ और जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेड में। सिमी भौमिक, अमरीश पलीगा, चंदन तापड़िया से करेंगे बात आगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। simivomik.com की सिमी भौमिक है हमारे साथ कोलकाता से तकनीकी राय देने के लिए, और चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से डेरिवेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। बताएं सिमी, क्या कह रहे हैं? निफ्टी के चार्ट्स कल भारी उतार चढ़ाव दिखा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन राइज, और कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को? आज थोड़ी बेहतर मजबूत शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी कल एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा था निफ्टी का, पर अल्टीमेटली जाके निफ्टी का क्लोजिंग उतना खराब नहीं रहा जितना वॉलेटिलिटी कल इंट्राडे में देखने को मिला था। क्लोजिंग उतना खराब नहीं रहा था और आज के दिन के लिए 8500 का जो बेंचमार्क होगा वही निफ्टी के लिए एक ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। 8500 के ऊपर अगर खुलता है या उसी के आसपास अगर खुलता है, निफ्टी उस रेंज के उस लेवल के ऊपर जाके निफ्टी को टिक पाना है, ये पहला काम जो निफ्टी को करना पड़ेगा। उसके बाद 8520 से 8530 का रेंज जो कि निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट हार्डल होगा जो कि निफ्टी को पार करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो 8590 से 8600 तक का मूवमेंट हम लोग देख पाएंगे। और अगर उल्टा 8500 के आसपास खुलने के बावजूद भी अगर निफ्टी 8500 से ऊपर जाके मेंटेन ना कर पाए तो थोड़ा बहुत डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिलेगा। 8450 से 8420 का दायरा जो है वो निफ्टी के लिए आज का दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा नहीं लगता कि निफ्टी उस रेंज से स्पेशली 8420 से नीचे जाके निफ्टी मेंटेन करेगा, पर अगर किसी भी कारण से निफ्टी ये 8420 के नीचे जाके मेंटेन कर पाता है तो फ्राइडे का जो भी रैली हम लोगों को देखने को मिला था, जो रिकवरी रैली देखने को मिला था वो पूरा नेगेटेड हो सकता है। तो एक 8420, 8430 का सपोर्ट वॉच करना पड़ेगा नीचे, और 8530, 8520 का रेजिस्टेंस वॉच करना पड़ेगा नीचे। बायर्स बुलिश ही रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी आज भी मैं अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगी। ओके, तो ये राय आती हुई निफ्टी पर इस वक्त। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे बाजार के इस वक्त की हेडलाइंस और वो बड़े सवाल जो आज मंगलवार की सुबह आपके रेडार पर होने चाहिए और जिनके जवाब आपको जानना जरूरी है इस सेशन में, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेहतर हाउसिंग आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजारों में तेजी, एशियाई बाजारों में मिली जुली शुरुआत। जापान का बाजार हरे निशान में, लेकिन शंघाई और कोरिया के बाजारों में मामूली गिरावट। SGX निफ्टी 20 अंकों पर। मांग गिरने की आशंका से कच्चा तेल तकरीबन 1.5% टूटा। ब्रेंट क्रूड $49 के नीचे, डॉलर के मुकाबले में रुपया भी 2 साल के निचले स्तर पर। रबर और कॉफी कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को मिल सकती है मंजूरी। DIPP ने तैयार किया नोट। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने
4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प हुआ। 2 दिनों तक यूएई दौरा कर देर रात स्वदेश लौटे पीएम अमीरात ने किया 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा। आखिरी दिन मोदी के नारों से गूंजा दुबई क्रिकेट स्टेडियम। कैफे कॉफी डे के आईपीओ का रास्ता साफ। सेबी ने 1150 करोड़ रुपए के आईपीओ को दी मंजूरी। और इंडिगो ने एयरबस को दिया 250 एयरक्राफ्ट खरीदने का बड़ा ऑर्डर। 2650 करोड़ डॉलर की है डील। और हफ्ते के दूसरे दिन कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार के सामने आज कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर बताने के लिए हमारे साथ है हर्षदा। बताइए। शुक्रिया अनिल। कल जिस तरह से हमने देखा है हाथ बाउंस पर लोगों ने बिकवाली की है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या निफ्टी 8400 पर कंफर्टेबली सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा या फिर यहां पर भी एक चैलेंज देखने को मिलेगा, लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। दूसरी तरफ जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार ने 100% एफडीआई का रास्ता साफ किया, खासतौर से रबर और कॉफी बिजनेसेस के लिए। इन स्टॉक्स में कितना और गेन आता हुआ दिखाई देगा वो एक अहम सवाल है। क्या यहां पर खरीदारी करके लोग फायदा कमा सकते हैं? कल के बाजार की पूरी कहानी रची है बैंकिंग काउंटर्स में। तो क्या पीएसयू बैंक्स में कल की तेजी के बाद आज भी गेन्स आना बाकी है? क्या आप भी हिस्सा ले सकते हैं इस रैली में? वहीं छोटे मझौले शहरों में कितनी और कमाई की संभावना है वो इस समय सवाल ट्रेडर्स पूछ रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कच्चा तेल 2 साल के लोस पर है। ब्रेंट क्रूड 49 के नीचे ट्रेड कर रहा है। उससे कितना और फायदा मिलेगा भारतीय इकोनॉमी को? ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं, सारे मुद्दे हैं जिन पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। लेकिन इनमें से सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव खबर पर करते हैं फोकस। कॉफी में 100% एफडीआई की तैयारी है और इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सी राजेंद्र प्रसाद, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मेंबर कॉफी बोर्ड और साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया के। प्रसाद साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये कि क्यों जरूरत है कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के कारोबार में 100% एफडीआई की? एक्चुअली अनिल जी ऐसा है, अभी हम सुने भी नहीं। अभी कॉफी बोर्ड में भी डिस्कशन नहीं आया। मुझे पता नहीं ये रूमर है या बिकॉज जो इतना इजी नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एंड ऑफ द डे एंड रिजर्व बैंक का परमिशन उसे थोड़ा frankly I am not the competent authority also, but in the long run इंडस्ट्री के वास्ते ठीक है, बट एग्रीकल्चर कॉफी ग्रोइंग के वास्ते प्लांटेशन देना आई डोंट नो, मे बी इट इज इन द लॉन्ग रन गुड बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इसे करना मुश्किल होगा क्योंकि एग्रीकल्चर लॉबी काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्या इंडस्ट्री के लिहाज से वाकई में 100% एफडीआई की जरूरत है? नहीं है। टू टेल द ट्रूथ there is no need. India has enough money. और कॉफी ऐसी चीज है, उसको कॉफी आज करे तो उसको एटलीस्ट 20-25 इयर्स लगता है कॉफी का प्लांटेशन। और इम्पोर्टेंट तो है बट ऐसी उतनी तो अर्जेंसी जरूरत है। पर्सनली कॉफी बोर्ड आई रिप्रेजेंट इंस्टेंट कॉफी। इंडस्ट्री के वास्ते तो ऑलरेडी है तो उसमें कुछ वादा नहीं है। लेकिन सर ये बताएं कि प्लांटेशन और प्रोसेसिंग दोनों में क्या कहीं कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नया निवेश आएगा तो क्या कुछ रोजगार के मौके नहीं बढ़ेंगे क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कॉफी में अपना इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू ग्रो कॉफी और अपने पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, इंडियन टेक्नोलॉजी। अपना कॉफी को कभी भी अपने को मोर देन 15-20% एडिशनल प्रीमियम मिलता है अपने क्वालिटी में और रोजगार बहुत बढ़ाने का एडवांटेज है कॉफी ग्रो करने में। अपन एक ही है, पॉलिटिकली दे शुड डिसाइड टू ग्रो मोर कॉफी इन इंडिया। अच्छा सर, तो मेरा सवाल अब दूसरी तरह से है। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि डीआईपीपी एक नोट तैयार कर रहा है जो भेजा जाएगा मिनिस्ट्री को कि 100% एफडीआई अलाउ की जाए, तो फिर क्या आपकी एसोसिएशन इसका विरोध करेगी जब आपको लग रहा है कि इसका कोई फायदा है नहीं, तो फिर क्यों किया जाए? वो तो डिस्कशन तो कॉफी ग्रोवर मेंबर्स जो मेजॉरिटी है कॉफी बोर्ड में वो डिस्कस करेंगे। वो अगर एडवांटेज सबको है तो जरूर टेकिंग, बट क्या है अपने पास इतना बड़ा अपना कंट्री है, कॉफी ग्रोइंग बहुत कम है। अभी तो खाली 2-2.5 लाख टन ही उगता है, बट पॉसिबिलिटी अपन 10 लाख टन
ग्रो करने का कैपेसिटी है नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश में, तो बहुत काफी एडवांटेज है। फ्यूचर में 20-25 साल में अपना इंडिया भी बहुत अच्छा कॉफी ग्रो करने का एडवांटेज है। अपने पास मैन पावर है जी, लैंड है, टेक्नोलॉजी है। शुक्रिया राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो साफ तौर पर सीसीएल प्रोडक्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि फिलहाल शायद जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में इस तरह के विदेशी निवेश की सीमा खोलने की, और देखना होगा कि पॉलिटिकली भी सरकार क्या इस तरह का कदम उठा पाती है। लेकिन फिलहाल इस एक्सक्लूसिव खबर पर आज नजर रहेगी। रबर और कॉफी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों पर खास फोकस रखना पड़ेगा। हरीसन मलयालम, टाटा कॉफी जैसे शेयर है जो आज एक्शन में रह सकते हैं। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अच्छी शेयर से, जानेंगे कि मूडीज ने जो 7% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो टारगेट थोड़ा सा कम किया है, क्या है वजह उसकी, इस ब्रेक के बाद। फोकस करते हैं मूडीज की ओर से जो अपडेट आ रहा है। दरअसल मूडीज ने भारत का जो जीडीपी फोकास्ट है उसे हल्का सा घटाया, इसे 7% पर रखा है। क्या वजह है, क्या वाकई में एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्रोथ को लेकर? अच्छी सेठ हमारे साथ है जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या वजह है इस फोकास्ट कम करने के लिए और 7% पर लाने के लिए? Sure. You know, what we did was we looked at how the recovery in economic growth was proceeding, and this was a recovery that we had expected would strengthen by about this time. But when we look at the data on industrial output, when we look at sort of bank credit growth, those are still fairly weak. They are recovering, but they're still fairly weak. And based on the kind of recovery that we're seeing, we've notched down growth very slightly, as you said, from 7.5 to 7, which I should emphasize, 7% is still a very good growth rate compared to the rest of the world. लेकिन अच्छी आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिकवरी में उतनी पिकअप नहीं नजर आ रही है, क्या कुछ करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से, जिससे लगता है कि आप थोड़ा पॉजिटिव हों कि ग्रोथ पिकअप होने के संकेत आएंगे? I think one of the things that the government had planned to do this year was improve the operating environment so that you would see investment projects that were stalled proceed, you would see new investment coming in. Now, I think the government has taken some action, but either the action is not enough or there are other factors that are still weighing on investment recovery. So I think that the further improvement in structural reforms, further clarity on things like the GST and the land bill, all of those would help. But I think those are really long-term factors. In the near term, as domestic demand recovers, you will see investment recover. लेकिन कितना टाइम लग सकता है, और स्पेशली जो अगर आप देखें इस समय माहौल है, इन्फ्लेशन आरबीआई ने जो टारगेट्स रखे हैं उसको थोड़ा बहुत वो नियंत्रण में रख पाए हैं, क्या वो एक मेजर पॉजिटिव होगा? रेट कट्स के लिहाज से अच्छी फिर से बात हो रही है कि शायद जल्द ही आरबीआई एक रेट कट अनाउंस करे, आपकी कितनी उम्मीद है और कितनी पॉसिबिलिटी है इस समय उसकी? Sure. I think if you look at just the growth numbers, they definitely tell you that the recovery is slow, and that would point towards further monetary stimulus, that is a rate cut. However, there's still uncertainty that even though the monsoon has been not as weak as was expected, we don't know how food prices will pan out. India now has a history of food inflation ramping up towards the end of the year into the next year. So I think there's still a little bit of uncertainty about that. And secondly, if you look out over the next few months, the external environment is also uncertain in terms of the potential rate hike by the U.S. Federal Reserve. We don't know what's going to happen with respect to the market response to it. And I think those might be factors that give the RBI pause with regard to a further rate cut. अच्छे, आपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की उसी पर एक राय लेना चाहता हूं। जिस तरह से युआन का डिवैल्यूएशन हुआ और उसका इम्पैक्ट हम हमारी करेंसी पर भी देख रहे हैं, रुपी अब और कमजोर होता हुआ दिखा है, आपका क्या व्यू है इस पर, और आपको क्या लगता है क्या रुपया अभी भी और वैल्यूड है, कितना और कमजोर हो सकता है? Sure. I mean, 2 years ago, the pressure that came upon the rupee was largely driven by India's own fundamentals. Its current account deficit was high, its inflation was high, there was political and policy uncertainty. Right now, the current account deficit has come down, inflation has come down, and there is a relative air of policy certainty. Not perfect, but there is more certainty than there was 2 years ago. So I think that the pressure that you see put on the rupee from time to time
stems largely from external factors. And that, India is still a current account deficit country. India will face this, and I think in the next 3 or 4 months at least, this kind of uncertainty will persist. But I have to say that India's external position and its reserves are really adequate and strong enough to absorb this kind of volatility. राइट, थैंक्स सो मच अत्सी फॉर ज्वाइनिंग इन. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए. लेकिन एक और मुद्दा जिस पर मूडीज की भी नजर है और पूरे बाजार की भी, वो है मॉनसून की प्रोग्रेस. और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं IMD के डायरेक्टर डॉक्टर DS पै. पै साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास मॉनसून को लेकर? कितनी डेफिशिएंसी चल रही है इस वक्त? गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली फॉर अ कंट्री एज अ होल डेफिशिएंसी अभी 10% का है, और रीजनल वाइज सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया नियरली 100%, 1% ज्यादा है नॉर्मल से. लेकिन ऑल द 3 अदर रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 12% का डेफिसिट है, सेंट्रल इंडिया में 9% का डेफिसिट है, और मैक्सिमम डेफिसिट साउदर्न पेनिनसुला में है 20% का. तो ये है रेनफॉल का मेनली. आउट ऑफ जो 36 सब डिविजन है, सिर्फ 5 सब डिविजन एक्सेस में है, बाकी 15 सब डिविजन डेफिसिट में है, एंड 16 सब डिविजन नॉर्मल में है. भाई साहब, अगर सोइंग बेल्ट के लिहाज से देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में स्थिति क्या कुछ बेहतर देखने को मिली है, और यूपी के लिहाज से आप क्या अपडेट दे पाएंगे? देखिए, अब तक जो मैंने 5 सब डिविजन बताया था एक्सेस, उसमें जो दोनों राजस्थान, वेस्ट एंड ईस्ट राजस्थान है, मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश भी रिलेट एक्सेस में है, और इवन ईस्ट मध्य प्रदेश क्लोज टू नॉर्मल है. लेकिन वो जो यूपी में, ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, बिहार, ये पूरा डिविजन कैटेगरी में आता है. पै साहब, जो अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही, जिस तरह से फोरकास्ट किए जा रहे हैं कई सारे रीजन्स में, ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या फाइनली जिस तरह का रुझान बन रहा है, क्या मॉनसून एवरेज के आसपास पहुंच जाएगा रेनफॉल, या फिर कमी रहने वाला है इस बार? देखिए, जो आप बता रहे हैं, जो गुड रेनफॉल एक्टिविटी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मेनली सब डिविजन्स अलोंग द हिमालय, जैसे यूपी में, बिहार में, एंड नॉर्थ ईस्ट में, और इवन थोड़ा साउथ पेनिनसुला में. बट ओवरऑल इवन अगस्त, नेक्स्ट जो भी दिन है अगस्त का, पूरा सबड्यूड रहने का ही संभावना है. तो ऐसा होल अगस्त में भी जैसे जुलाई में था, 15 से 20% का डेफिसिट रहेगा. जी, बहुत बहुत शुक्रिया पै साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और मॉनसून का ये अपडेट हमें देने के लिए. आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की प्रोग्रेस होती है. लेकिन इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक, चंदन तापड़िया और अमरीश बालिगा. ये बताएं चंदन कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जिस तरह की सिचुएशन में दिख रहे हैं, जहां निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है, बैंक निफ्टी बड़ी मजबूती दिखा रहा है, कैसे ट्रेड करना चाहिए दोनों इंडाइसेस पर? क्या व्यू है आपका? और अगर एक आज पॉजिटिव शुरुआत हो तो किस तरह का ट्रेड लेंगे? जी अनिल जी, देखिए ओवरऑल बायस यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि हर डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट बाजार में नजर आ रहा है. और ओवरऑल देखें, निफ्टी है वो लगातार पिछले 35 ट्रेडिंग सेशन के दायरे में ट्रेड कर रहा है. नीचे में 8315, 8330 के आसपास सपोर्ट लेता है, और ऊपर में 8650 के आसपास तक जाता है. तो रिसेंटली एक लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज का सपोर्ट लिया है, इसलिए ऊपर तक जाने की यहाँ पे गुंजाइश लग रही है. बट इंटरडे ट्रेडिंग के लिए 8420 से लेकर 8440 का एक सपोर्ट जोन है, उसको होल्ड करना जरूरी है. इमीडिएट लेवल रहेगा 8550, और उसके ऊपर 8635 तक के लेवल देखे जा सकते हैं. वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार 3 दिनों से एक अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है. नीचे के लेवल से लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी देखी है, बट ऊपर में 19,100 और 19,200 मेजर हर्डल है. 19,100 इस सीरीज का आई है, 19,200 पिछली सीरीज का आई है. तो लग रहा है कि यहाँ पे 18,650 का लेवल यदि आज होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे 19,000, 19,100 तक के लेवल देखे जा सकते हैं. बट बाजार एक रेंज बाउंड है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी. 8440, 8420 मेजर सपोर्ट निफ्टी का रहेगा. कोई भी डिक्लाइन या करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है. और यहाँ यदि कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बना के ट्रेड करे, तो वहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पे करके और आपको अपसाइड में उसका बेनिफिट मिल सकता है. बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा इस समय. अमरीश, लेकिन पीएसयू बैंक्स जिस तरह से कल भागे हैं, इस इंडेक्स में करीब 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी. क्या आपको लग रहा है अब भी स्कोप है कुछ और गेन्स आने का? क्योंकि अगला जो ट्रिगर है ऑफकोर्स वो रेट कट शायद रहेगा. और अच्छी सेठ से जैसे बात कर रहे थे, माहौल है, एक रेट कट की जरूरत है, लेकिन शायद एक्सटर्नल फैक्टर्स अलाउ नहीं करेंगे गवर्नर साहब को.
ऐसी स्थिति में क्या अब भी पोजीशन ली जाए या फिर अब थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होगी, फिजल आउट होगी ये रैली? एज अ ट्रेडर शायद पोजीशन रख सकते हैं, ले सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रांग। पर एज अ इन्वेस्टर इस लेवल पे लेना आई डोंट थिंक इट इज रियली एडवाइजेबल, क्योंकि काफी चल चुके हैं लास्ट एक हफ्ते 10 दिन में, especially because of the fund infusion. Some of the banks have now got new chairmans. So I think all these good factors have actually made these stocks move. पर जो NPA का issue है वो तो रहेगा unless the economy starts improving, and that is like those signs are clearly not there as of now. तो मुझे लगता है कि at least for the next 2 or 3 quarters, if not more, NPA issues रहेंगे. So this move should be utilized by investors who have got stuck at those higher levels to at least exit to a certain extent and wait for low levels to get in. But as a trader, I think the next 3 or 4 days शायद ये momentum के लिए you could get a good trading opportunity. Okay, फिलहाल ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला मामला हो सकता है, लेकिन एक स्टॉक है सिप्ला जिस पर राय लेना चाहता हूं। चंदन, आपकी हमने कल नतीजे के बाद तेज मार पड़ते हुए देखा इस स्टॉक में, और आज यहाँ पर खबरें आ रही कि बेल्जियम की एक कंपनी खरीदने के लिए ये भी बोली लगा रहे हैं। बड़ा एक्विजिशन हो सकता है, लगभग 130 करोड़ डॉलर के आसपास का। ये बताएं कि क्या कहीं कोई रिकवरी के संकेत है सिप्ला में, या फिर उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए? जी, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। नतीजों के अच्छे नतीजों के बावजूद जरूर इसमें बिकवाली हुई थी, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, बट नीचे में 700 की पुट में एक्टिविटी है, और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिनों से 700 का लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ पे बाउंस बैक के चांस बन सकते हैं। यदि 700 के लेवल आज होल्ड करने में कामयाब होता है तो वापस 730-740 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ में गिरावट देखी थी। 700 का लेवल ट्रेड होल्ड करे तभी यहाँ पे वापस पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ये फिलहाल राय सिप्ला पर आती हुई, कल याद रखिए करीब 5% की गिरावट पर जाकर बंद हुआ ये काउंटर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे नजरें रहेंगी प्री ओपन सेशन की शुरुआत पर और लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।